वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पाई थी। मेरे घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी किसी फैमिली मेम्बर की। तो आज से अब कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी। अब सब ठीक हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब अब वीडियोस रेगुलरली मतलब आएंगी। सो द फर्स्ट आर्टिकल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है असेसिंग इंडियाज़ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम टारगेट्स। तो इस आर्टिकल में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हमने इंडिया ने अभी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च किया है। इसमें 8 मेजर हैवी इंडस्ट्रीज़ की हम एमिशंस कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि एलुमिनियम, सीमेंट, पेपर एंड पल्प, क्लोर एल्कली, आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स और रिफाइनरीज। हर कंपनी को कुछ टारगेट्स दिए गए हैं कि उन्हें कितनी ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कम करनी है। पर क्या जो हमने टारगेट्स लिए हैं क्या वो एम्बिशियस हैं इनफ? मतलब क्या इतने टारगेट्स अप्रोप्रिएट है कि मतलब हमने ऐसा तो नहीं कि छोटे छोटे टारगेट्स ले लिए हों और हम बस उनको फुलफ़िल करके और खुश हो जाएं। ऐसा नहीं है। जब ऑल्दो ठीक है आगे मतलब पहले के टाइम में हमने जो टारगेट मतलब एमिशंस हैं वो उतने ज़्यादा रेट पे कम नहीं करी हैं, पर लेकिन अब हमारे पास ओवरऑल स्कोप ज़्यादा है तो हमें टारगेट्स थोड़े बड़े लेकर चलने चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का कहना है, लोग पूछते हैं कि क्या हमें सेक्टर वाइज, कंपनी लेवल टारगेट्स या इकोनॉमी वाइड टारगेट्स किस तरह लेने चाहिए। पर जो रियल मेजर ऑफ सक्सेस है वो है इकोनॉमी वाइड लेवल हम लें, ना कि सिर्फ एक कंपनी या सेक्टर। अगर हमारा ओवरऑल इकोनॉमी वाइड पर जीडीपी हमारा जो मतलब एमिशन रेट है वो कम होगा तभी फ़ायदा है। तो हमें इकॉनमी वाइड लेवल पे क्यों फोकस करना है? क्योंकि इंडिया की जैसे पैट स्कीम है जो अर्लियर एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम रही हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड ट्रेड स्कीम्स जो रही हैं, उसमें क्या रहता है कि जो कुछ सेक्टर्स हैं वो तो इम्प्रूव करते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। जो ओवरऑल है लेस एनर्जी ही कंज्यूम होती है हमारी, हम इस सेम इकोनॉमिक आउटपुट बनाने के लिए वो चीज़ मैटर करती है सबसे ज़्यादा। तो ये क्या शो करता है कि अगर कुछ इंडस्ट्रीज़ अंडर परफॉर्म भी करेंगी तो मार्केट जो है वो अपने आप को बैलेंस कर लेगा बाय यूजिंग ट्रेडिंग ऑफ एफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स। हाउ डज ट्रेडिंग वर्क? तो कैसे काम करता है? जो एफिशिएंट कंपनीज है वो अपने एक्स्ट्रा क्रेडिट जो हैं वो लेस एफिशिएंट वाली कंपनीज को सेल कर सकती हैं। उससे क्या है कि मान लो मेरे पास मतलब ठीक है, अगर मेरी कंपनी है एक, मेरे को कार्बन एमिशंस एक्स अमाउंट अलाउड है और मैं उससे कम ही कर रही हूँ, तो मेरे पास कुछ क्रेडिट्स बच जाएंगे। वो मैं उन कंपनीज़ को दे सकती हूँ जिनको मेरे से ज़्यादा चाहिए, तो वो मुझे उसके रिटर्न में पैसे दे सकते हैं या जैसे मर्जी कर लें। तो ये चीपर रहेगा कि हम कुछ क्रेडिट्स खरीद लें दैन टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी। तो कई जगह पे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, इससे बेटर है कुछ क्रेडिट्स हम ले लें और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी अपडेट करें ताकि हमारा ओवरऑल जो पर जीडीपी का एमिशन रेट है वो तो बाय नेचुरली कम ही होता रहे। डोंट जज बाय द पास्ट। ठीक है भी, हम ये नहीं कह सकते कि कुछ इंडस्ट्रीज़ ने पहले इतना एमिशंस अच्छा रिड्यूस नहीं करा तो वो आगे भी नहीं करेंगी। इंडिया के जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं वो भी ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं, स्पेशली फॉर 2030 एंड नेट ज़ीरो बाय 2070। तो हमें असेस करना पड़ेगा कि क्या करंट टारगेट्स हमारे अलाइन कर रहे हैं फ्यूचर के साथ, ना कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो डाटा क्या कहता है कि हम 2030 तक जो इंडिया का एनर्जी सेक्टर एमिशंस है पर जीडीपी, वो एक्सपेक्टेड है कि हम 3.44% एनुअली से ड्रॉप ले आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का प्रोजेक्टेड है ड्रॉप 2.53% का। तो अंडर न्यू सीसीटीज जो प्रोजेक्टेड ड्रॉप है वो सिर्फ और सिर्फ 1.68% है एनुअली इन 8 सेक्टर्स फ्रॉम 2023 टू 27। तो ये टारगेट बहुत लो हैं हमारे, हम एम्बिशियसली काम ही नहीं कर रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है हमें। तो फाइनल टेक अवे यही है कि चाहे कोई कंपनी अपने टारगेट सेट कर रही है या नहीं, ये वो चीज़ लेस इम्पॉर्टेंट है उससे कि पूरा इंडिया एज अ होल बस अपने क्लाइमेट गोल्स मीट करे, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो कोई इंडिविजुअल कंपनी करे ना करे वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो एम्बिशन है वो जज होनी चाहिए टोटल नेशनल इम्पैक्ट से, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से। अनटिल मोर सेक्टर वाइज मॉडलिंग इज़ डन, करंट जो टारगेट्स हैं वो मॉडेस्ट लग रहे हैं ना कि बोल्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज़ द चेंजिंग लैंडस्केप ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो इसमें क्या है, ग्रेजुएट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं पर जो जॉब्स है वो उतनी ज़्यादा नहीं आ रही हैं। कितने ही लाखों लोग हर साल ग्रेजुएट करते हैं कॉलेजेस से, उन स्किल प्रोग्राम्स से, पर फिर भी मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट जो है वो एक बिग चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी ऑफ जॉब्स। तो व्हाट डज ईपीएफओ डाटा टेल अस? तो ईपीएफओ क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड और जो भी है ये चीज़ रहता है इसमें, इंडिया की जो रिटायरमेंट सेविंग्स बॉडी है फॉर फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। तो इसमें क्या है, 7 करोड़ मेंबर्स हैं ओवर। तो इसका जो इनरोलमेंट रेशियो 2019 कोविड के बाद से कम हुआ, मतलब 2019 के बाद ड्रॉप देखा गया था कोविड के कारण पे, लेकिन अब फिर से राइज कर रहा है। जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं एज 18 से 25 में, वो एक लार्ज शेयर बनाते हैं न्यू फॉर्मल जॉब एंट्रेंस का। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब क्वालिटी, वेजेस और जॉब स्टेबिलिटी बहुत अच्छी मिल रही है। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयबिलिटी। तो एज़ पर इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 है, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन और आईएचडी ने जो दिया, 83% अनएम्प्लॉयड जो इंडियंस है वो यूथ है। अनएम्प्लॉयमेंट हायर अमंग एजुकेटेड यूथ, और ये डबल हो गया पास्ट 20 ईयर से। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24, जो हाफ ऑफ द इंडियन ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब रेडी हैं, सिर्फ हाफ हैं। काफ़ियों को डिजिटल और प्रोफेशनल स्किल्स नहीं पता, एआई एंड ऑटोमेशन को कैसे, ट्रेडिशनल टेक जॉब्स उसके कारण रिस्क पे हैं। मतलब कई लोगों को तो बेसिक मतलब ऐसा है कि जैसे एक ईमेल को अटैचमेंट, एक ईमेल के साथ अटैचमेंट कैसे भेजना है वो भी नहीं आता है, कॉपी पेस्ट करना नहीं आ रहा है लोगों को, नॉर्मल एक्सेल वगैरह ऐसी चीज़ें भी नहीं यूज़ करनी आती हैं। तो वो कैसे आने वाली जॉब मार्केट में अपने आप को इन्हांस करेंगे। मोस्ट जॉब्स इन इंडिया आर स्टिल इनफॉर्मल। तो 90% जॉब्स हैं वो वर्कफोर्स है वो हमारा इनफॉर्मल है। रेगुलर सैलरी जॉब्स जो हैं वो डिक्लाइन करी हैं सिंस 2018। जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स हैं आर इंक्रीजिंग पर विदाउट जॉब सिक्योरिटी और सोशल बेनिफिट्स। तो यंग इंडियंस जो है वो बेसिक डिजिटल स्किल्स भी लैक करते हैं। 75% लोगों को ईमेल्स जो है वो अटैचमेंट्स के साथ भेजना नहीं आता। 60% बेसिक फाइल ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। 90% लोगों को स्प्रेडशीट्स और फार्मूलाज लगाने नहीं आते हैं। तो ये गैप्स बहुत ज़्यादा बरिंग है डिजिटली ट्रांसफॉर्मिंग इकॉनमी में। फ्यूचर्स ऑफ जॉब, होप प्लस चैलेंज। तो WEF फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 वो क्या कहता है कि 2030 तक हमारे पास 170 मिलियन न्यू जॉब्स बनेंगी, 92 मिलियन जॉब्स लूज़ हो जाएंगी। नेट गेन फिर भी 78 मिलियन जॉब्स का है, जो कि 7% की ग्रोथ है। पर क्वेश्चन ये है कि क्या इंडियन वर्कफोर्स रेडी है इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए? तो इंडिया को क्या करना चाहिए अगर अपनी वर्कफोर्स को जॉब रेडी बनाना है? तो रीस्किल एंड अपस्किल फास्ट। हमें डिजिटल लिटरेसी में, वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब अलाइंड एजुकेशन पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लिंक एजुकेशन विद इंडस्ट्री। हर एक इंडस्ट्री अकेडमीज या पार्टनरशिप्स को मैंडेटरी करें कि हर इंस्टीट्यूशन का किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ टाई अप ज़रूर हो। कॉलेजेस को अकाउंटेबल बनाएं हम प्लेसमेंट्स के लिए, ना कि डिग्रीज़ के लिए। एक्रेडिशन इनका एम्प्लॉयबिलिटी के बेस पे करा जाए। लैब्स और सॉफ्ट स्किल्स मैंडेटरी बनाए जाए। आइडिया लैब्स, टिंकरिंग लैब्स, ह्यूमैनिटीज़, फॉरेन लैंग्वेजेस एंड सॉफ्ट स्किल्स हर स्कूल हर कॉलेज में हो। फिर हमारे पास हमें ग्लोबली थिंक करना, ट्रेन फॉर अब्रॉड। तो ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो इंटरनेशनल जॉब मार्केट के लिए, जैसे यूरोप्स एजिंग पॉपुलेशंस। फिर हमारे पास है इंडिया पार्ट है यूरोपियन यूनियन के लिंक फॉर स्किल्स प्रोजेक्ट का, ताकि हम ग्लोबल जॉब डिमांड्स को मीट कर सकें। क्रिएट इंडियन एजुकेशनल सर्विसेज जस्ट लाइक IAS, ताकि जैसे IAS है, हम टॉप एजुकेशनल प्रोफेशनल्स के लिए ये IES बनाए ताकि हम टैलेंट और रिस्पेक्ट ला सके एजुकेशन सेक्टर में। ओपन कॉलेजेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो हम वर्किंग प्रोफेशनल्स को इनवाइट करें पढ़ाने के लिए, ताकि थ्योरी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बीच का जो गैप है वो हम ब्रिज कर सकें। क्लोजिंग मैसेज में हम यही कहेंगे कि जो इंडिया है वो टैलेंट प्रोड्यूस कर रहा है पर उसे प्रिपेयर नहीं कर रहा है। अनटिल वी रिफॉर्म द एजुकेशन टू मैच द जॉब मार्केट, जो मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट्स हैं वो स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो इट्स अ हाई टाइम कि हम फिक्स करें द सिस्टम को, ना कि सिर्फ स्टूडेंट्स को ब्लेम करें कि इन्हें आता नहीं है, ये करते नहीं हैं या कुछ भी। इसमें एक IAS का बहुत अच्छी चीज़ है कि हम कैसे उससे हम एक अच्छा टैलेंट और अच्छे वर्कफोर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं।
So that's all for the articles today. Thank you.